हाँ, तो कैसे आपका कुछ एक्सपीरियंस बोलेंगे? कैसे रहा एग्जाम? आपको क्या लगा? हाँ, थोड़ा अभिनव। हेलो अभिनव। यस मैम। हाँ, जस्ट रेज द स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू टॉक टू मी। अभिनव, जो रेज करेंगे ना हैंड, उनको अनम्यूट करना। मैम ओके, सो प्लीज कैन वी कम्युनिकेट आफ्टर 10 और 15 डेज, बिग गैप। तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? कोई बोलना चाहेगा एग्जाम के बारे में? जल्दी बोलो तो हम आगे जल्दी टॉपिक में जाएंगे। अभिनव, आप बोलो पहले। एग्जाम वाज गुड। ओके, ठीक है। थोड़ा सा अनम्यूट करके बोल सकते हो शांभवी, साक्षी। अभी बहुत जने, सुमेधा देखा हमने, नम्रता है, अभी किसी को जानते नहीं है ना, तो इसलिए आप खुद से बोलेंगे तो अच्छा होगा। अभी हमने तो रिजल्ट देखा सबका। रिजल्ट से मेन इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, अभी 32 स्टूडेंट्स कॉलेज में, मोस्टली 32 to 35 स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते हैं। हाँ, इट वाज गुड। ओके, ठीक है। और मैंने जितना देखा है ना, बायो के पेपर में इतना चीटिंग नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेन नहीं थे ना तब तक स्टूडेंट्स। सबको मालूम नहीं था कि किस तरह से टेस्ट मोड्स को अटेंड करना है। शायद पहला ही पेपर था वो आपके लिए। तो इतना सब सिंसियरली लिखे हैं क्योंकि कोई 25 आउट ऑफ 25 हमने देखा, 8-9 जन को है। और फिर उसमें से 20 अबव बहुत जन है, और जो लेक्चर अटेंड किए हैं ना, उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। मीन हमें क्या लगता है कि देखो, 71 स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है। एक्चुअली पेपर में 63 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब मैं रिजल्ट लिखने जा रही हूँ तो मैच नहीं हो रहा था। फिर कैटलॉग देखा, फिर कैटलॉग में भी लेफ्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर नहीं था, तो हमें थोड़ा अभिनव ने भेजा वो। तो अभी भी मुझे वो राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो अभी भी जो क्लास में, अपने क्लास में नहीं है ना, उनको लेफ्ट होने के लिए बोलो। थोड़ा टेम्पररी क्लास मैनेज हो जाए ना, तो बाद में तुम ये सब ग्रुप है ना, फुल ऑल फैकल्टी को ओपन करूंगी। लेकिन टिल दैट अभी मैनेज करने के लिए देखो, बोर्ड का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बोर्ड के फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको वो सब्जेक्ट डालना पड़ता है, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, बायोलॉजी लिया है या ज्योग्राफी लिया है। तो अगर मैंने आपको बायोलॉजी ग्रुप में रखा है, बायो रखा है, तो आपको ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ। तो टीचर का कुछ रोल नहीं रहता है, टीचर आपको कुछ तकलीफ नहीं देना चाहते। ये एजुकेशन सिस्टम में ना, हम सबको एक साथ मिलके काम करना है। तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रिंसिपल बेसिस पे अलग प्रॉब्लम होता है, साइंस हेड बेसिस पे अलग प्रॉब्लम होता है, टीचर बेसिस पे अलग प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट बेसिस पे प्रॉब्लम होता है। आप बोलेंगे मैडम, आप हमारा तो कोई सोचता ही नहीं है, हमारा नेटवर्क नहीं रहता। फिर उसके बाद बोर्ड से भी हमें सर्कुलर नहीं मालूम, हमारा एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में भी कोई सोचता नहीं है। हमारा तो कोई लेक्चर भी नहीं होता, हमारा कैसा होगा? सबसे ज्यादा तो आप ही के ऊपर है ना, बेस कौन है कि इसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये सिस्टम में आपके लिए ही काम कर रहे हैं ना। तो बेसिकली आपका ही फ्यूचर अगर अच्छा नहीं होगा, तो हम सर्विस करके क्या करेंगे? whom वी आर सर्विंग हियर? हम किसकी सर्विस कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर सर्विंग टू स्टूडेंट्स। सो हम स्टूडेंट की सर्विस कर रहे हैं, तो पहले कांटेक्ट में कौन आता है? सब्जेक्ट टीचर आता है या तो क्लास टीचर आता है। फिर उसके बाद कौन कांटेक्ट में आता है? फैकल्टी हेड आते हैं। फिर उसके बाद कौन कांटेक्ट में आते हैं? प्रिंसिपल। तो सोचो, प्रिंसिपल को किनको संभालना पड़ता है? टीचर को संभालना पड़ेगा, फैकल्टी हेड को संभालना पड़ेगा, और बाकी मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। तो मीनवाइल मैं ही हूँ सब्जेक्ट टीचर, जो आपसे मतलब कोऑर्डिनेशन कर सकती हूँ। और आपको भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी साइंस के टीचर है तो आप हम ही से बात करेंगे ना, मैडम ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम आया। ग्रुप पे आप चार्ट किया करो कि मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, तो टीचर को मालूम होगा। फिर बाद में ना, किसी को भी जिंदगी में हम ब्लेम नहीं कर सकते। अरे मुझे मालूम ही नहीं था, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि आपको सोर्स तो अवेलेबल करके दिया गया है ना। व्हाट्सएप पे 10 दिन में चैट करो, 15 दिन में चैट करो, आज मैंने ये पढ़ा, आप डालो। जस्ट इंस्पायर टू अदर्स, जस्ट इंस्पायर टू अदर्स नहीं, गिव चैलेंज टू अदर्स। आप ओपन टू पब्लिक चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ बोलो, तो अंदर से डर लगेगा और आप लोग भी पढ़ाई करेंगे। समझ में आ रहा है क्या हम क्या बोलना चाहते हैं? तो चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि
मैंने जो टॉपिक पहले कंप्लीट किया है उसके बारे में लेती हूँ, और आज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे जाएंगे। सो अभी ना आप सबको अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट करना पड़ेगा ना, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो हमने पहले डिस्कवरी ऑफ क्या लिया था, याद करो, डीएनए, ये टॉपिक कंप्लीट किया। फिर जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए कहाँ से आया, न्यूक्लियस से आया, जेनेटिक मटेरियल। अभिनव प्लीज म्यूट ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कौन सा आया, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन कंटेन्स मेन टू जेनेटिक मटेरियल, वन दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए एंड अदर वन इज कॉल्ड एज ए आरएनए। तो हमें डीएनए का फुल फॉर्म मालूम हुआ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे थे साइंटिस्ट। ऐसे समझो कि अभी हमने किसी ने महात्मा गांधी जी को रियली नहीं देखा है, हम पिक से महात्मा गांधी जी का पिक्चर देखते हैं। तो अगर उस महात्मा गांधी जी के पिक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देके हमें पढ़ाया जाए, तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि वो महात्मा गांधी है या सरदार वल्लभ भाई पटेल है। हमें जो नॉलेज पुस्तक में दिया गया है, उस नॉलेज को ट्रू बोल के पढ़ाते हैं, और आप उस नॉलेज को ट्रू बोल के समझते हैं। मतलब हमारी सोच जो है ना, हम नैरो कर देते हैं। कहाँ पे नैरो कर देते, टेक्स्ट बुक वाइज। तो साइंटिस्ट को भी पहले मालूम नहीं था कि कौन है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है। जेनेटिक का मतलब क्या बोलते हैं, ये बॉडी कैरेक्टर है ना, उसे जेनेटिक कहना। देखो आपके अंदर की कैरेक्टर सबकी अलग अलग है, उसका कैरेक्टर एनालिसिस वो जो है ना, वो कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन आपकी जो बॉडी है, किसी का मसल्स वीक है, किसी का स्ट्रांग है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। तो जिससे बॉडी को पेन होता है, जिससे बॉडी को खुशी मिलती है, तो उस बॉडी के कैरेक्टर्स को, उसका बेस, उसका सॉफ्टवेयर कौन है। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते, तो आप हमसे ज्यादा टेक्निकली बहुत स्मार्ट है। तो कंप्यूटर में अगर फोटोशॉप, ये कुछ क्या बोलेंगे हम उसको, ऐप है, या तो उसमें कुछ रखा हुआ है वो ऐप, तो आपको कंप्यूटर पूरा छोड़ो, निकालो, मदरबोर्ड निकालो, ये सब निकालो, और ढूंढो उसमें से कहाँ पे है फोटोशॉप जो आपने ऐप रखा है ना, वो नहीं मिलता है हमें। हम बोलते हैं ब्रेन में न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स में कॉन्शियसनेस है। अब न्यूरॉन को कितना भी छाटते छाटते छोड़ते, कितना ढूंढते हैं, तो भी हमें उसमें कॉन्शियसनेस नहीं मिलता। तो जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर को कितना भी चीरफाड़ करेंगे, तो हमें वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वो कंप्यूटर का सब मैकेनिज्म को कंबाइन करके काम करता है। अगर कोई भी फंडामेंटल उसका इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो सेम लाइक दैट, यहाँ पे हेरिडिटरी यूनिट एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर का फंडामेंटल जो है, वो फंडामेंटल का नाम है डीएनए। तो जैसे फंडामेंटल क्या है किसी को नहीं मालूम, फोटोशॉप किसी को नहीं, फोटोशॉप जो ऐप है वो किसी को नहीं मालूम, तो अपना अपना विजुअलाइजेशन लगाते। देखो मुझे तो मोबाइल के बारे में इतना आइडिया नहीं है, मुझे तो ये वाईफाई क्या है वो भी नहीं मालूम। अभी इस तरह से कुछ मालूम नहीं रहेगा तो हम हमारा लॉजिक लगा के कुछ तो बोलेंगे। तो वैसे साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, उन्हें नहीं मालूम हो रहा था। तो ग्रिफिथ ने अपना अपना कंपैरिजन, अपना एक एक्सपेरिमेंट बताया। उसने निमोनिया यूज किया, फिर वो बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन यूज की। फिर जो वहां पे एक्सपेरिमेंट के लिए, देखो पहले पुराने में कभी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो स्पीसीज ज्यादा रहेगी, जिसकी डेथ होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने माउस को सिलेक्ट किया। फिर वो माउस मैमल वैरायटी में आती है ना, तो ह्यूमन बॉडी पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या, वो देखने के लिए इजी जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी, वो गड़बड़ उन्हें समझ में नहीं आई। एक्सपेरिमेंट, हाँ, अब नाउ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स, तो हम कहाँ पे गए फिर आगे, वो दूसरे साइंटिस्ट पे, कौन से साइंटिस्ट, अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी। सो अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने क्या किया, अरे ये माउस पे ऐसा हो रहा है ना, तो ये माउस के ब्लड में ही कुछ होगा। देखो हमें कुछ बीमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सपोज कुछ भी बीमारी आई तो पहले ब्लड पे काम करता है। तो वैसे उन्होंने भी ब्लड को ढूंढा, फिर ब्लड के सारे कंपोनेंट को छाटा। फिर कंपोनेंट को छाटने के बाद उन्हें लगा, हाँ यस, ये जो डीएनए
that is called as a beads on the string that is modified. ये जो magnified structure हुआ, ये beads on the string super coiled होंगे, तो super coiled होने के बाद वो structure को नाम दिया solenoid. This solenoid forming 30 नैनोमीटर थिक फाइबर. तो ये जो जनरल नॉलेज है ना वहां पे ध्यान दो. और ये फाइबर है, दैट फाइबर इज नथिंग बट क्रोमैटिन. तो क्रोमैटिन कितने टाइप्स के हुए? दो टाइप्स के, एक हेट्रोक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन, क्योंकि बीच में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आता है उसकी वजह से. तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है दैट इज क्या कहेंगे यहाँ पे? हेट्रोक्रोमैटिन. क्या कहा है वहां पे उन्होंने? इंटरफेस में क्लियर दिखेगा. रिमेन इन द कंडेंस स्टेट है. दिस रीजन कंस्टिट्यूट क्या कर रहा है? जो कंडेंस स्टेट में है दैट इज हेट्रोक्रोमैटिन. एंड दिस हेट्रोक्रोमैटिन 2 to 3 times मोर रिच इन डीएनए देन द यूक्रोमैटिन. तो यूक्रोमैटिन से वो ज्यादा है. कितने टाइम्स ज्यादा है? 2 to 3 times ज्यादा है. एक्चुअली दिस इज नॉट जेनेटिकली एक्टिव. ये हेट्रोक्रोमैटिन है वो जेनेटिकली वेरी एक्टिव नहीं है. जो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है जो बॉडी में ट्रांसफर होता है पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो बॉडी के कैरेक्टर दिखाएगा. बॉडी के मतलब बताओ स्टूडेंट? सेल के कैरेक्टर. सेल का मतलब कौन सा? सपोज स्टमक की सेल है तो उसका डाइजेशन का कैरेक्टर. पैनक्रियाटिक सेल है तो उसका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन का कैरेक्टर. लीवर की सेल है तो उसका लीवर जूस सिक्रेशन कैरेक्टर. सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सिक्रेट करने का कैरेक्टर. आईज सेल है तो विजन देने का कैरेक्टर. तो ये उसको कहते हैं जेनेटिकली दीज सेल्स आर एक्टिव इन दैट फंक्शन ओनली. तो उस एक्टिव करने के लिए उसमें जो क्रोमोसोम रहता है दैट क्रोमैटिन मटेरियल इज कॉल्ड एज अ यूक्रोमैटिन. तो क्रोमोसोम में दो टाइप्स है. क्रोमोसोम में दो प्रकार के क्या कहेंगे? डीएनए है जो कॉइल्ड हो गए. तो जो ज्यादा यूजफुल नहीं है उसको क्या नाम दिया? हेट्रोक्रोमैटिन. इट इज एक्ट एज अ पैकेजिंग बाइंडिंग मटेरियल करके काम करेगा. और जो हेरिडिएटरी यूनिट करेगा वो पार्ट कौन सा है क्रोमोसोम का? यूक्रोमैटिन. अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ना? आई थिंक यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट किया था. इज इट क्लियर? यहाँ तक हुआ था, याद है? जस्ट बोलो हमें. इज इट मतलब रिवीजन यहाँ पे लेना जरूरी है, बहुत दिनों के बाद मिले इसलिए. बराबर है ना? यहाँ तक हुआ था? किसे याद आ रहा है? यस. बस शांभवी पढ़ रही है और कोई नहीं सुन रहे? हाँ यस अभिनव. और कोई? बाकी लोग रिप्लाई देंगे तो. हाँ ईश्वरी बराबर है. हाँ दीक्षा यहाँ तक कंप्लीट हुआ था ना? और ये सबने जिन्होंने अभी ये जो नाम आए हैं ना इन सबको अच्छे मार्क्स मिले हैं ईश्वरी. अभी हम आपको एक बार ना इसका प्रिंट आउट है ना कॉलेज से निकाल के लेके आते हैं, या तो यहाँ पे साइबर में जाएंगे हम लोग. बहुत जन को अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं. आई रियली इंस्पायर्ड. हम बोल रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी में बहुत ऐसे अलग अलग वाइब्रेशन आ रही है कि साइंस का क्लास बहुत ही अच्छा है. आपको और अच्छे मार्क्स मिलने के लिए हमें कुछ कोशिश करना पड़ेगा. तो देखो अब का मेन टॉपिक है ये बोर्ड में ना 4 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स तो है ही नहीं अभी. 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क. बराबर है? तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. और ये क्वेश्चन का नाम है डीएनए रिप्लिकेशन. तो अब क्या होगा? जो नॉर्मल डीएनए है वो नॉर्मल डीएनए इट इज लाइक ए किसी को हमने के पिंजरे में रखा है. देखो ये कोई सेल रहेगी. ये हो गई प्लांट सेल. इस सेल में ये हो गया न्यूक्लियस. क्लियर? अब इस न्यूक्लियस में ये एक क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे सेपरेट किया. इस क्रोमोसोम में से पहले थ्रेड को निकालती हूँ, न्यूक्लियोसोम को. ये 8 ऑक्टामर वाला. और इसके ऊपर डीएनए कॉइल्ड हो रहा है. अब डीएनए जहां पे कॉइल्ड हो रहा है यहाँ पे जो यूजफुल मटेरियल रहेगा वो है यूक्रोमैटिन. उसे क्या नाम दिया? यूक्रोमैटिन. और जो नॉट यूजफुल है दैट इज कॉल्ड एज ए हेटेरोक्रोमैटिन. ये खोलने के बाद लॉन्ग चेन होगा ना ऐसा. ये कॉइल्ड होगा. ये पहला कॉइल हो गया. सपोज ये 1 2 3 4 5 और 6 है. ये कॉइल हो गए और ये 6 हो गए. ऐसा पूरा लंबा है तो ये कॉइल्ड हो गया, कॉइल्ड हो गया, कॉइल्ड हो गया और लंबा आया. दिस इज कॉल्ड एज ए सोलेनॉइड. ओके. अब ये सोलेनॉइड सुपर कॉइल्ड होगा और इसका बना है यहाँ पे क्रोमोसोम. इसका क्या बना है? क्रोमोसोम. अब एक्चुअली हमें किसकी तरफ जाना है?
ये जो डीएनए है जिसको मैंने इसके ऊपर क्वाइल किया था, ये डीएनए एक के दो कैसे बनते हैं? मतलब इस सेल में ये एक क्रोमोसोम है, ये मम्मी का क्रोमोसोम है, सपोज मैटरनल क्रोमोसोम है। फिर दूसरा किसका रहेगा? पैटर्नल क्रोमोसोम, पापा का क्रोमोसोम रहेगा। क्रोमोसोम कितने, ये सेल कितने क्रोमोसोम से बनी है? 46। अब इस सेल को मालूम है कि अभी मैं ना 2 दिन में बूढ़े होने वाली हूँ, मेरा डेथ होने वाला है। सपोज ये सेल है ना हमारे लीवर की है, ऐसे समझते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने लीवर की बनाई तो गोल बनानी पड़ेगी। एनिमल की है ना, तो इसलिए हमने इसको गोल बना दिया। और ये किसकी है? सपोज लीवर की है। तो लीवर की सेल को मालूम है कि 2 दिन के बाद हमारी डेथ होने वाली है। तो अगर ये सेल 2 दिन में मर जाएगी तो हमें प्रॉब्लम आएगा ना, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमें लीवर का एबनॉर्मल फंक्शन फेस करना पड़ेगा। तो ये सेल भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दिखाती है, इसको भी लगता है कि मेरी प्रोजेनी बननी चाहिए, तो ये सेल अपनी प्रोजेनी बनाएगी। ये अपनी प्रोजेनी बनाएगी मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, ऐसे 2 क्रोमोसोम हो गए। अब ये सेल कहाँ से लाएगी? उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगी? बराबर है ना? जैसे हमारे पापा मम्मी है जो हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पे ये कैसे फूड प्रोवाइड होगा, कैसे यहाँ से मटेरियल आएगा? तो जब ये डुप्लीकेट होगा, जो यहाँ पे 46 थे उसके डबल हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? 92। जब ये डबल हो जाएंगे तो यहाँ पे 46 और यहाँ पे 46 आएंगे, तो इसके 2 बच्चे हो गए। अब इसकी डेथ हो जाए तो भी ऑटोमेटिकली डेथ ही हो गई, क्योंकि ये 2 बन गए हैं ना। जब इसको मालूम होगा कि हमारी डेथ होने वाली है तो इसके 4 बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो 2 गए ही। तो इस तरह से रिप्लिकेशन होता है। पर एग्जैक्टली कैसे होता है, क्रोमोसोम डबल कैसे होते हैं मैडम, यहाँ पे उसकी क्या प्रोसीजर है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, डीएनए नोट्स मेरे पढ़ो, उसमें बहुत शॉर्टली और सिस्टमेटिकली हमने दिया है। डीएनए रिप्लिकेशन, दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल रेगुलेट एंड कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सारी सेल की एक्टिविटी डीएनए मॉलिक्यूल ही रेगुलेट करता है। अब सारी मतलब आपको खुद को समझ, एक एक लाइन इतना डीप रहता है ना, अगर मैं एक एक लाइन डीपली पढ़ाते जाऊं ना तो मेरा बुक ना 2 साल तक कंप्लीट नहीं होगा। और अगर हमने चाहा कि पढ़ाना है तो हम ये पूरा चैप्टर 40 मिनट में भी पढ़ा सकते हैं। आया समझ में? तो ये डिपेंड अपॉन टीचर्स एफिशिएंसी एंड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटी मतलब क्या? सेल का रिस्पिरेशन, सेल का कंट्रोल मतलब डाइजेशन, सेल का खुद का इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, हर एक सेल का जो भी एक्टिविटी, प्रोटीन बनाना से लेके प्रोटीन निकालना तक, उसको जिंदा रखने तक, ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। सो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर and it is able to control synthesis of other molecules of cell, बाकी मॉलिक्यूल्स को भी कितना बनाने का, कैसे बनाने का, वो सब कंट्रोल करता है। अभी आप बहुत छोटे हो ना, कभी कभी अभी और छोटे थे तभी, और याद रखना अभी भी आप कंट्रोल में है, आपके पापा मम्मी के कंट्रोल में है। अगर आपको कुछ लाना होगा, सपोज आपको टेक्स्ट बुक लाना है, तो आप अपना कंट्रोलर ढूंढते हो, किसको मस्का लगाना है, पापा को या मम्मी को, फिर उस हिसाब से आप उनसे लेते हो, लेकिन आपको कुछ तो करना पड़ता है ना। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि ये जो सेल है, सेल का खुद का सिंथेसिस, उसको जो काम करने के लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए, वो मॉलिक्यूल भी डीएनए ही बनाता है। एट द सेम टाइम व्हेन सेल रिप्रोड्यूसेस, द डीएनए आल्सो शुड डुप्लीकेट। जैसे सेल 1 की 2 बनती है तो डीएनए को भी डबल होना पड़ता है इटसेल्फ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इक्वली टू कहाँ पे? इक्वली टू डॉटर सेल एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जो उसके पास है उसके बच्चे में जाना चाहिए, तो उसके न्यू सेल में जाना चाहिए, हैज टू परफॉर्म 2 important फंक्शन। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज है, हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। तो व्हेन डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल अदर देन इटसेल्फ, उसके छोड़ के, मतलब एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब छोड़ के, वो फंक्शन को हेट्रोकैटालिटिक कहा है। एंड डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ, मतलब यहाँ पे उसका फॉस्फोरस बनेगा, उसका एडेनाइन, उसका ग्वानिन, उसका थायमिन, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो उसे कहेंगे ऑटोकैटालिटिक। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिप्लिकेशन। तो ये बहुत क्रिटिकल दिया है ना, मैं इन शॉर्ट बताती हूँ आपको कैसे होगा, उसका मतलब क्या है।
मतलब हेट्रोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक बताती हूँ। तो हमने ये लीवर का सेल उठाया था ना, तो लीवर की सेल में लीवर के 2 सेल बनाने हैं ना, एक से कितने सेल बनाने हैं? 2। तो ये 2 सेल बनाने के लिए जो डीएनए लगता है, डीएनए ओनली, हाँ, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। लेकिन लीवर को क्या फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन। लीवर को कौन सा फंक्शन दिया है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो केमिकल बनाना है, दैट केमिकल इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। वो केमिकल डीएनए से सिंथेसाइज होता है और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ये जो 2 प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वो डीएनए की नहीं, वो लीवर की सेल की क्या बनाने की बताओ? प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ क्या करना? प्रोटीन। सो दैट एक्शन इज कॉल्ड एज ए हेटेरोकैटालिटिक। उसे क्या कहते हैं? हेटेरोकैटालिटिक। तो देखो यहाँ पे लिखा है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद ऑटोकैटालिटिक मतलब उसका खुद का डीएनए। अब फास्ट ले लेती हूँ, हाँ, शायद कितना देखो 26 हो गया, मतलब 30 मिनट्स आज पूरा ये 4 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कैसे होता है देखो, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस। यूकैरियोटिक मतलब हम में, आप में, मुझ में, सब में, मतलब प्लांट और एनिमल में। ये टेक्स्ट बुक वाइज ज्यादा अच्छा है, हाँ, आपको टॉपिक क्लियर होंगे, टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस। डीएनए एक ही बार रिप्लिकेट होता है, फिर वो सेल मर जाएगी, दूसरी सेल में दूसरी बार होगा, तीसरी सेल आएगी, तीसरी सेल में होगा, 5वीं सेल आएगी, 5वीं, लेकिन एक सेल में 2 बार नहीं होगा। once in a cell cycle and it occurs in the S phase of interphase in cell cycle। तो ये आपको 11th स्टैंडर्ड में हुआ है, S phase of intercycle। तो आपको पढ़ाया होगा ना 11th स्टैंडर्ड में। देखो ये ऐसा सेल रहता है और इस सेल में यहाँ पे M फेज कहा जाता है और ये पूरी फेज को नाम दिया है इंटरफेज। और इंटरफेज में पहला S1 फेज आता है, फिर उसके बाद मतलब जो ग्रोथ फेज होती है वो फेज आता है और S2 फेज आता है। तो ये पूरी साइकिल को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल। अगर ये सेल साइकिल फॉलो नहीं करेगा तो G0 फेज में जाएगा। G0 मतलब नो ग्रोथ, तो नो ग्रोथ मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसरस में चला जाता है, प्रॉपर साइकिल फॉलो नहीं किया तो ये साइकिल इज कॉल्ड एज ए सेल साइकिल। इस साइकिल को कहा जाता है सेल साइकिल। और ये जो पूरी फेज है S1, S2 एंड ग्रोथ फेज, दैट फेज इज कॉल्ड एज ए इंटरफेज। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया है? इंटरफेज। और ये जो M लिखा हमने, दैट फेज कॉल्ड एज ए माइटोसिस। उस फेज को कहा जाता है माइटोसिस। उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आता है। तो देखो ये लाइन फिर से पढ़ाती हूँ मैं। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसकी न्यूक्लियस क्लियर है उनमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस। इन व्हाट? इन सेल साइकिल। तो देखो सेल साइकिल बोलते ही हमने पूरा डायग्राम आपको बताया, आपके सामने भी वो पिक्चर आना चाहिए। इट ऑकर्स इन एस फेज। कौन सी फेज में कहा है? एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो यहाँ पे सिंथेटिक फेज में, एक्चुअली एस फेज मीन सिंथेटिक फेज जो यहाँ पे होती है, और यहाँ पे G1, सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज अ G1 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ G2, ग्रोथ 1 फेज एंड ग्रोथ 2 फेज। एंड S फेज इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक फेज, जहां पे एक्चुअली डीएनए डबल होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होती है। तो इस फेज में, दैट इज S phase of interphase in what cycle? Cell cycle. Now DNA replicates through, ये वर्ड बहुत मस्त, मतलब मीनिंगफुल है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब देखो, सेमी स्कूल, अब बहुत जन स्टूडेंट्स है ना अपने साइंस ए के बोलो, बी के बोलो, सेमी इंग्लिश मीडियम से है। सेमी इंग्लिश मीडियम का मीनिंग क्या होता है? साइंस एंड मैथ्स ओनली इंग्लिश में पढ़ा, बराबर है ना, और बाकी सब मराठी लैंग्वेज में पढ़ा या हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा। इसमें भी ऐसा होता है कि वन इज पैटर्नल डीएनए एंड अदर वन इज न्यूली सिंथेसाइज। तो ओरिजिनल भी डीएनए रहता है और नया भी बनता है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है, डिवाइड डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव।
अभी एक्चुअली टाइम नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टोरी है। द मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक on the basis of anti-parallel and complementary nature of the DNA strand and the process of semi-conservative replication as below. इसके पीछे ना एक रोजालिन फ्रैंकलिन, आप नेट पे जाओ ना, आपको बहुत अच्छा उसका पिक भी देखो, शी इज लुकिंग लाइक फुल बॉय स्टाइल। अगर कोई रोजालिन फ्रैंकलिन डालेगा ना, और उसका एक बुक था, अभी हमारे पास नहीं है, हमने किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने दिया था, तो मुझे वो बुक का नाम भी नहीं याद आ रहा है। अब जाओ गूगल पे, नेट पे जाओ और रोजालिन फ्रैंकलिन डालो, इसके साथ बहुत चीट हो गया था। दो साइंटिस्ट थे, रोजालिन फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन। ये दोनों भी डीएनए के ऊपर काम करते थे, और जब डीएनए पे काम करते थे तो इनको ये इन दोनों में झगड़ा होने की वजह से, हाँ ओनली 10 मिनट्स ओके, इन दोनों में झगड़ा होने की वजह से ना उसका बेनिफिट हिंट जो बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस का हिंट, वो समहाउ थोड़ा सा वाटसन एंड क्रिक को मिल गया, और उन्होंने उनका मॉडल इन दोनों के झगड़े में पहला प्रपोज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इनका नाम हो गया द मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन व्हिच इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्ट्रैंड। तो मैं बताती हूँ कैसे डीएनए रिप्लिकेशन होता है, थोड़ा फास्ट लेंगे। हाँ, तो डीएनए रिप्लिकेशन होने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए पहले कुछ अंदर गुस्सा तो क्रिएट होना चाहिए ना, तो झगड़ा करेंगे, नहीं तो झगड़ा कैसे करेंगे, मालूम ही नहीं पड़ता झगड़ा कब हो जाता है, एकदम झट से थोड़ी कोई गुस्सा होता है, तो उसके पहले अंदर कुछ तो दबा हुआ रहता है। वैसे डीएनए, ये डीएनए है सेल के अंदर, ये एक डीएनए। अब इस डीएनए को रिप्लिकेट करवाना है, मतलब इस डीएनए को यहाँ से यहाँ सेपरेट करवाना है, और यहाँ पे दूसरा डीएनए बनाना है इसके ऊपर। तो अगर ये दूसरा डीएनए बनाना है, तो दूसरा डीएनए बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, ये जो नया बना रही हूँ इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो दैट रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पहले टूटेंगे और फिर नए बनेंगे। सो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीएनए ग्वानिन, जी मतलब ग्वानिन है, सी मतलब साइटोसिन, और टी मीन्स थायमिन। तो डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन मोनोफॉस्फेट है। जब यहाँ पे डीएनए एडेनाइन मोनोफॉस्फेट कंबाइन विद एटीपी, तो यहाँ पे होगा डीएनए एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट सपोज, या तो डीएनए ग्वानिन मोनोफॉस्फेट कंबाइन विद एटीपी टू फॉर्म डीएनए ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, या तो हमने कहा डीएनए साइटोसिन मोनोफॉस्फेट कंबाइन विद एनर्जी, उसको कुछ चाहिए ना, विदाउट एनर्जी वो काम नहीं करेगा, एटीपी टू फॉर्म डीएनए साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कंपोनेंट कैसे बनते हैं, डीएनए एडेनाइन मोनोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए एटीपी, डीएनए जीटीपी, डीएनए सीटीपी, डीएनए टीटीपी, दैट इज बाय एटीपी एंड बाय एंजाइम फॉस्फोरिलेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, फॉस्फोरिलेज, यहाँ पे उस एंजाइम को यूज किया जाएगा, किसे कंबाइन करने के लिए, एटीपी एनर्जी को। तो क्या यहाँ पे एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, डीएनए एडेनाइन ग्वानिन मोनोफॉस्फेट जो भी है वो एनर्जी से कंबाइन होंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरिलेज एंजाइम टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए फॉस्फोरिलेशन। एटीपी यूज हो रहा है ना, इसलिए उस प्रोसेस को नाम दिया फॉस्फोरिलेशन। आपको फोटोसिंथेसिस लास्ट ईयर हुआ था, तो फॉस्फोरिलेशन मतलब आईपी ऐड होना, एक आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होना, उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, पहली प्रोसेस हो गई। कहाँ पे होगी, डीएनए का रिप्लिकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, जहां पे चाहिए, नहीं तो पूरा सब जगह पे डीएनए रिप्लिकेट होगा तो क्या फायदा। देखो डीएनए जहां, सपोज इस डीएनए का इंफॉर्मेशन है लीवर में डिटॉक्सिफाई, और लीवर को अभी काम क्या करना है, डिटॉक्सिफाई, तो इसी पोर्शन को पकड़ेगा ना, इसी पोर्शन से उसका रिप्लिकेशन होगा, तो जिस पोर्शन से रिप्लिकेशन होगा उसका ओरिजिन कहीं तो होगा ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट, उसे कहेंगे इनिशिएशन। सो इट बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ओ। तो यहाँ पे ऊपर डायग्राम में दिया है, देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज ए ओ। इस स्पेसिफिक ओ पॉइंट पे डीएनए रिप्लिकेशन होगा। ये डीएनए का वन स्ट्रैंड दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ए 3' मतलब ये जो डीएनए हम ड्रॉ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये एक एंड रहता है 3' और दूसरा एंड रहता है 5', वो आगे आएगा।
और 3' को जब हमने यहाँ पे बड़ा किया तो ये एंटी पैरेलल, मतलब ये यहाँ पे 5' बनेगा, और ये जो 5' को लंबा किया तो यहाँ 3' होगा। तो ये रेलवे ट्रैक जैसा हो गया। बस इतना है कि रेलवे ट्रैक ऐसा सीधा रहता है, समझ में आ रहा है? तो रेलवे ट्रैक का ये एक एंड है 3', ये एक 5', ये है 5' और ये 3'। यही रेलवे ट्रैक एक दूसरे में ऐसे घुस जाता है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो 3' था वो यहाँ आके 5' हो गया है, और ये जो 5' था वो यहाँ आके 3' हो गया है। समझ में आया? तो इस तरह से डीएनए रहता है। तो इट बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये डीएनए रिप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन, एंड टर्मिनेट एट पॉइंट, जहां टर्मिनेशन होता है वहां पे टी ना इंडिया, दैट इज टी साइड। तो इतना याद रखना कि स्पेसिफिक पॉइंट पे रिप्लिकेशन होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन। अब ओरिजिन में रिप्लिकेशन कैसे होगा? दैट ओरिजिन पहले क्या दिखाएगा? अनवाइंडिंग, पहले निक फॉर्म होता है, दैट इज टेम्परली निक ऑकर्स बाय शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बॉन्ड को तोड़ना टेम्पररी, सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन पे, तो बॉन्ड को तोड़ के फ्री छोड़ देना, दैट फ्री छोड़ देना मतलब कैसे, अभी हम कहेंगे आपको। देखो ये डीएनए है ना, टाइम खत्म होने आया तो हमें भी लिमिट ये होता है थोड़ा सा अप एंड डाउन। यहाँ पे मैंने ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, अब ये गोल क्यों रहा, ये स्ट्रिक्ट क्यों रहा, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड है। ओके, तो ये बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा वो, तभी तो ये डोरी यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी ना, सेपरेट होगी। तो अंदर का जो बॉन्ड तोड़ना है, वो तोड़ना मतलब वहां पे एक निक हो जाना, फिर बाद में वो सेपरेट होंगे, फिर जो गोल है वाइंडिंग है वो अनवाइंडिंग होगा, लेकिन पहले उनका अंदर का स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा ना। तो स्पेसिफिक पॉइंट है, दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, और उस इनिशिएशन पॉइंट में शुगर फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो निक ऑकर्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब शुगर और फॉस्फेट में जो बॉन्ड कहाँ है, देखो आगे आता जाएगा, मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी, अगर नहीं हुआ तो कल करेंगे फिर से। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नाउ द डीएनए हेलिकेज, यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना, कौन सा एंजाइम है? डीएनए हेलिकेज। दैट डीएनए हेलिकेज ब्रोकन डाउन द डीएनए स्ट्रैंड, तो किसे ब्रोकन डाउन करेगा? डीएनए को। मैं यहीं से अपने नोटबुक से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फास्ट होगा। तो देखो पहले प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज एज फॉलोज, उसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ एज फॉलोज, पहला एक्टिवेशन ऑफ क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड, ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये फॉस्फेट बने। पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, इट बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज O and point at T, and all the point O endonuclease nick one of the strands of DNA। कौन से एंजाइम से कहा है? एंडोन्यूक्लियस, वो निक फॉर्म करेगा, and nick occurs at the sugar phosphate backbone or that is called as a phosphodiester bond। ये याद रखना, शुगर फॉस्फेट मतलब क्या, यहाँ पे जो डीएनए का ये रास्ता है ना, ये जो लॉन्ग आ रही है, थ्रेड ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड आएगा, लेकिन ये पट्टा जो बनता है ना, ये पट्टा शुगर और फॉस्फेट से बनता है, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये शुगर फॉस्फेट पे निक ऑकर जो हो रहा है, दैट निक एट द पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन। अब उसे सेपरेट करना है हमें, तो दैट इज कॉल्ड एज ए अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो एंजाइम हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो डीएनए के स्ट्रैंड में यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन कंबाइंड विथ थाइमिन था, वो बॉन्ड को तोड़ना और डीएनए को अनवाइंडिंग करना, दैट इज बाय डायरेक्शनल एंड कंटिन्यूज एज वाई शेप। तो बॉन्ड टूटा तो ये डीएनए यहाँ पे जो गोल था, यहाँ पे जो गोल था, ये गोल छूट के अपना अपना शेप बना देता, मतलब सेपरेट हो जाता है, दो रास्ते में निकल जाता है अलग, एंड दैट अलग रास्ता फॉर्म्स अ वाई शेप। थैंक यू। ये अलग सेपरेट होना, दैट इज कॉल्ड वाई शेप। तो 3 स्टेप में फिर से बताती हूँ, कल बाकी के स्टेप लेंगे। प्रोसेस कैसे हो रही है? एक्टिवेशन ऑफ क्या हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड। दूसरा क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट वो सिलेक्ट कर रहा है अपना खुद का, जहां पे रिप्लिकेशन होना है, तो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड एज ए ओरिजिन। प्लीज आप सबको इस पे ध्यान देना। एंड अनवाइंडिंग ऑफ क्या हुआ? डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करना, और कौन से एंजाइम से? हेलिकेज।
तो डीएनए गोल गोल जो है वो गोल ना होके कौन से शेप में आया, वाई शेप में। तो हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रही थी, जरा कोई बताएगा 1 मिनट के लिए। कौन सा हेडिंग चल रहा था हम लोगों का, मैं कौन सा टॉपिक ले रही हूँ? सब लोग थे ना ग्रुप पे? हाँ यस, कौन सा टॉपिक चल रहा है हम लोगों का? रिप्लिकेशन ऑफ